कालिदास के मालवा से आप सभी को मेरा नमस्कार। इंदौर की वो धरती जिसके लिए प्रिया ने अभी आपको बहुत सारी बातें बताई, और इंदौर की ये वो धरती जहां का हर एक कोना इतिहास से भरा हुआ है। आप जानते ही हैं कि यहां पर अहिल्या ने गाथा रचाई, जिससे यहां पर सजीव हुआ होलकर का मान। कई सारी महान हस्तियां यहीं पर जन्मी, और ऐसे ही आज कुछ खास लोग मंच पर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जो इंदौर के विकास को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, इंदौर की हम बात करें अलग अलग सेक्टर्स को लेकर, हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, या फिर अलग अलग जो सेक्टर्स हैं, यहां पर जो कुछ खास लोग हैं वो इंदौर के विकास में अहम योगदान निभा रहे हैं। जिनमें से कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं, जिसमें मिस्टर चंदन वर्मा मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं, आपका बहुत स्वागत है। मेरे साथ यहां पर मिस्टर प्रशांत पटेल मौजूद हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। मेरे साथ मिस्टर मुदित ठक्कर यहां पर मौजूद हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। तो चलिए अब इस पैनल की शुरुआत करेंगे, और ये क्या सजेशंस रखते हैं सरकार के सामने, इंदौर को लेकर क्या इनका मानना है, या फिर अभी तक किस तरह से योगदान रहा है इंदौर को आगे बढ़ाने में, इन्हीं की जुबानी इन्हीं से जानेंगे। सबसे पहला मेरा जो सवाल है मिस्टर चंदन आपसे है, अभी तक आपका जो एक्सपीरियंस रहा है वो किस तरह का रहा है? जिनका सामना स्टार्टअप करते हैं उनको लेकर भी आपसे मेरा सवाल है कि कैसे जो चैलेंजेस आपने फेस किए हैं उनको लेकर आप क्या सजेशंस देना चाहेंगे, किस तरह से पार पाया जा सकता है? थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एंड आप सभी का स्वागत भी है। ये क्वेश्चन जो है स्टार्टअप इकोसिस्टम और जो लोग स्टार्टअप शुरू करते हैं उनसे रिलेटेड है। सो डेफिनेटली जो भी फाउंडर्स होते हैं जो स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं उनके लिए एक लाइन बहुत अच्छी फिट होगी, और वो है दे आर वन मैन आर्मी। ये वो लोग हैं जो कुछ सपने देखते हैं, कुछ ख्वाब बुनते हैं, और अल्टीमेटली लोग साथ दे या ना दें वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए निकल पड़ते हैं। एंड मेजॉरिटी ऑफ फाउंडर्स मेरे साथ सहमत होंगे कि अक्सर शुरुआत में उन्हें ये जो पूरी सफर है, यात्रा जो है, वो अकेले ही शुरू करना पड़ता है। कई बार घर वाले साथ नहीं देते हैं, कई बार दोस्त, समाज, परिवार वो भी साथ नहीं देता है। तो डेफिनेटली ये जो जर्नी होती है स्टार्टअप की, ये बहुत आसान नहीं होती है। बट एक बात और भी सच है, गांधी जी भी अकेले ही निकले थे दांडी मार्च पे। ऐसे बहुत सारे सपने हैं जो सिर्फ लोगों के सजेशन से खत्म भी हो जाते हैं। स्टार्टअप करना चाहता है, किसी ने सहयोग नहीं किया, अपना आइडिया शेयर किया, बोला कि नहीं ये आइडिया तो नहीं चलेगा, और कई बार क्या होता है कि बच्चे का जो भी मोटिवेशन है वो वहीं पर खत्म हो जाता है। चैलेंजेस तो मैं यही कहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो ये मान के चले कि आपका जो रास्ता है वो फूलों से सजा हुआ तो नहीं होगा। डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा कि आप घर से निकलेंगे और सोचेंगे कि रास्ता पूरा साफ सुथरा मिले, फूल लगे हों, एवरीवन जो है आपका वेलकम करे, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो चैलेंजेस तो आपको मिलेंगे, बट आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आप रास्ते पे निकल जाते हैं तो मंजिल पर तो पहुंच ही जाएंगे। आज मैं ये कहूंगा कि जैसे क्या होता है कई बार कि हम घर पे बैठे सोचें कि अगर यहां से मुझे विजयनगर के लिए जाना है और जब तक सभी रेड लाइट्स ग्रीन नहीं होंगी मैं यहां से नहीं निकलूंगा, तो जाहिर सी बात है कभी पहुंच भी नहीं पाऊंगा। जब हम कार चलाते हैं, रात में कार लेके निकलते हैं, तो कार की जो हेडलाइट है वो 10 मीटर 12 मीटर तक ही जो है सड़क को रोशन कर पाती है, लेकिन उस कार को लेके हम हजारों किलोमीटर की यात्रा जो है वो सफर तय कर लेते हैं। डेफिनेटली। मेरा सवाल है, अभी तक जो एक्सपीरियंस आपका रहा है, डिजिटल मार्केटिंग की मैं बात करूं या फिर अगर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी को लेकर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए हैं? आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल। पहले मैं अपने बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ। मेरा नाम प्रशांत पटेल है और मैं एक फार्मिंग फैमिली से बिलोंग करता था, और फार्मिंग फैमिली से आके आईटी सेक्टर में कुछ करना एक मेरे लिए एक छोटा मोटा चैलेंज तो था ही, और उससे बड़ा चैलेंज ये था कि आप आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, और ऐसी फील्ड जिसको कहते हैं पॉलिटिक्स, उसके जो
कैंपेन्स होती है वो करना, वो चीज़ें सीखना, क्योंकि वो बिल्कुल नया था। मैं 2013 में मैंने ये चीज़ शुरू की थी। उस समय मेरे लिए भी नया था और बहुत सारे डिसरप्शंस हो रहे थे मार्केट में, आईटी रिलेटेड जो भी चीज़ें चल रही थी, खासकर पॉलिटिकल सेक्टर में। बट मैंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया और एक अच्छी टीम बनाई, कुछ इंटर्न्स भी हायर किए, कुछ अच्छे एक्सपर्ट्स भी हायर किए, एक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन बनाया कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। और उसके बाद जो पॉलिटिकल पर्सन्स होते हैं, क्योंकि उन तक एक्सेस पाना इतना आसान नहीं होता है, यूजुअली बहुत टफ होता है, बट फिर भी हमने ट्राई किया, कुछ हमारे कनेक्शंस निकाले, उनसे हम मिले। और आज की डेट में ये देखता हूँ कि जब मैंने जो स्ट्रगल शुरुआत में की थी कि हाँ मुझे कुछ क्लाइंट मिल जाए, मैं उनके लिए काम करूं, आज की डेट में सामने से एमएलए एमपीज डायरेक्ट कॉल करते हैं और बोलते हैं कि सर आप ये काम करते हैं तो हमें इनने रेफरेंस दिया या इन्होंने रेफरेंस दिया, आप मिलिए, आप समय दीजिए और हमारे लिए काम कीजिए, ऐसा हमें बोला जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि समय के साथ आपने अगर कभी अपने आप को प्रमोट किया है, स्ट्रगल किया है, तो वो आने वाले समय में आपकी डिमांड भी आती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेरा आपसे सवाल है मोदी जी, अब चूंकि यंगोवेटर्स से आप हमारे साथ हैं, अगर मैं युवाओं की राजनीतिक भागीदारी की बात करूं तो इसको बढ़ावा देने के लिए क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, या फिर जो यंगोवेटर है वो किस तरह से इन समस्याओं का हल निकालते हैं? सबसे पहले मैं भारत 24 को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया अपने विचार रखने के लिए। यंगोवेटर मेरी कंपनी है, यंग इनोवेटर्स के लिए हम लोग काम करते हैं। 9 साल से बड़े बच्चे हमारे पास में आते हैं और बहुत सारी नई नई चीजें और बहुत सारी इनोवेशंस करते हैं। और ये बच्चे प्योर क्यूरोसिटी लेके आते हैं, अपना थॉट प्रोसेस लेके आते हैं, और उसके साथ में जब वो एक सिस्टम के तहत काम करते हैं, एक इकोसिस्टम में जब काम करते हैं, तो इकोसिस्टम उनसे करवाता है चीजें। पिछले 6 महीनों में लगभग 6 से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, स्टार्टअप्स 8th 9th क्लास के बच्चों ने लॉन्च किए अपने, जिसमें से 2 बच्चों ने अपनी फंड रेजिंग भी कर ली। ये क्यों पॉसिबल हो पाया? क्योंकि उनको एक राइट इकोसिस्टम मिला। हमारा उद्देश्य यह है कि, और जो आपका क्वेश्चन है उसको भी मैं ऐसे समझना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स जो है आज बहुत क्यूरियस है और बहुत क्रिएटिव हैं। अगर सही मार्गदर्शन दिया जाए उनको, और चूंकि वो इंफॉर्मेशन से इतने ज्यादा एक्सपोज्ड हैं कि हमें बहुत ज्यादा चीजें बताने की जरूरत नहीं है, एक सही इकोसिस्टम अगर बच्चों को मिलता है, चाहे वो स्कूल का स्टूडेंट्स हो, चाहे वो कॉलेज का स्टूडेंट्स हो, हम बोलते हैं आजकल की एज इज जस्ट अ नंबर, और चाहे वो एक बड़ा उम्रदराज व्यक्ति भी हो, चाहे वो एक स्कूल का बच्चा हो, वो बहुत अच्छे से अपने आप को नई परिस्थितियों के अंदर समझते हुए, ढालते हुए अपने आप को नए परिप्रेक्ष्य में एस्टेब्लिश कर सकता है। बिल्कुल, मैं आपके पास लौटती हूँ। चंदन जी, आपसे अब मेरा सवाल, आपने कई सारी कंपनीज की स्थापना की है और उसमें आपको कामयाबी भी मिली है। अभी तक जिस तरह से स्टेप्स आपने इसके रिगार्डिंग उठाए हैं, जो सफलता आपको मिली है, स्ट्रेटेजी क्या थी इसके पीछे, या फिर आपकी जो भूमिका रही है इसमें वो किस तरह की रही है? बिल्कुल सही कहा आपने। जब हम स्टार्टअप शुरू करते हैं तो उसमें स्ट्रेटेजी बहुत मायने रखती है, एंड स्ट्रेटेजी में मैंने हमेशा 2 चीजों पे फोकस किया। एक, आप चाहे प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं या सर्विस लेके आ रहे हैं, वो बेस्ट क्वालिटी का हो। दूसरा, उसके अंदर कुछ इनोवेशन हो, और अल्टीमेटली इनोवेशन ही आपको एक मार्केट में स्पेस देता है आगे बढ़ने के लिए। तो आप नवाचार ढूंढने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपके आसपास सामाजिक माहौल में, या आप जो रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं, वहीं पर आप कहीं ना कहीं इन चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऐसा कौन सा स्पेस है जहां पर आप अपने लिए एक ब्रांड खड़ा कर सकते हैं। तो डेफिनेटली एक राइट प्रोडक्ट्स और राइट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, मतलब हम जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, क्या उसको लोगों में वाकई उसकी आवश्यकता है, उसकी जरूरत है। अगर आप इस स्पेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप अपने प्रोडक्ट्स को फिट कर सकते हैं लोगों के लिए, और लोग भी आपके प्रोडक्ट्स को एंजॉय करेंगे। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, और ऐसा होना भी जरूरी है। जब आप अपना 100% देंगे तो सामने से आपको शायद वही मिलेगा भी। प्रशांत जी, आपसे मेरा क्वेश्चन है, आपने आसमो डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड की स्टार्टिंग की है, कैमलेट पेंच रिसोर्ट की आपने स्टार्टिंग की है। ये जो आपकी सफलता रही है, इसकी रणनीति क्या रही है, और सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही आपकी?
देखिए, मैं जब बिजनेस में एंटर कर रहा था, मतलब कि शुरुआत के दिनों में, क्योंकि मैं उस समय स्टार्टअप शब्द जानता भी नहीं था क्या होता है, तो मैं उसको एक बिजनेस के तौर पे ही करना चाहता था कि मैं कुछ विजन लेके चल रहा हूँ कि मेरे को कुछ ऐसा करना है जो उस समय सोच ये थी कि माता पिता के लिए मैं कुछ कर पाऊँ, मतलब कि क्योंकि वो तो फार्मिंग बैकग्राउंड से थे, तो कुछ अच्छा लाइफ उनको दे पाऊँ, अपने आने वाली पीढ़ी को कुछ अच्छा लाइफ दे पाऊँ। तो जब हम बिजनेस मैंने शुरू किया तो फेसेस तो आए ऐसे कि जिसमें हमें लगा कि यार जैसे मेरी एक कंपनी पहले थी क्रिएटो वेब के नाम से, जो 2013 में मैंने शुरू की थी। तो कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस आए कि 2020 तक वो पूरी कंपनी मुझे बंद करनी पड़ी। तो एक ऐसा फेज भी था कि मैं जीरो हो गया। फिर मैंने सोचा कि यार मैं क्या कर सकता हूँ। कोई होता तो ये सोचता है यार कि ठीक है भाई, तेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, कहीं मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफर्स हैं, जाके जॉब कर ले। बट मैंने एक चीज समझी, आपने 12th फेल मूवी जो आई थी उसमें सुना होगा, रीस्टार्ट। तो ये 2020 में ही मेरे साथ हो गया था कि मैंने रीस्टार्ट किया और आसमो डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई। और जो ग्रोथ मैंने 7-8 सालों में उस समय सोची थी, वो मुझे अभी पिछले 3 सालों 4 सालों में उससे डबल ग्रोथ मिल चुकी है। और एक और मेरा जो एक रियल एस्टेट या कहना चाहिए टूरिज्म में मैंने शुरुआत करी, एक रिजॉर्ट शुरू किया, तो ये भी मेरे लिए नया था। तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि कुछ ना कुछ नया चैलेंज लूँ अपने लिए और एक उसमें कुछ क्रिएटिव और कुछ अच्छा करके दिखाऊं। बिल्कुल। मोदी जी, आपसे मेरा सवाल, अभी आपने यंगोवेटर के बारे में बताया, युवाओं के बारे में आपने बताया, लेकिन ये जो आपने स्थापना की यंगोवेटर की, इसके पीछे क्या प्रेरणा थी और आपका विजन क्या था इसको लेकर? और साथ साथ आप ये भी बताइएगा कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए युवाओं को किस तरह से प्रभावित करने का आपने सोचा? जी, मैं पिछले 13 साल से एजुकेशन में ही हूँ। कुछ 25,000 स्टूडेंट्स को मिलने का, बात करने का, पढ़ाने का और उनसे लर्न करने का मौका मिला। और मेरा एक्सपर्टीज रोबोटिक्स, IoT, ड्रोन, 3D प्रिंटिंग, इनसे संबंधित रहा है। जब स्टूडेंट्स के साथ में काम करते हैं तो बहुत एक हाई मिलता है। इफ यू आर अ टीचर बाय हार्ट, तो उनके साथ में काम करके आपकी चीज जब आप उन तक डिलीवर करवा पाते हैं और वो अपने जीवन में कुछ अच्छा करते हैं, तो एक बहुत सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आती है। मेरा इसके पहले एक अलग वेंचर था, उसी का एक अपग्रेडेड वर्जन अभी ये वाला वेंचर है मेरा। और इसी वेंचर के अंदर हमने ये देखा कि जब हम यंग बच्चों के साथ में काम कर रहे हैं तो ये बच्चे हमारी चीजों को समझते हुए उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट बहुत सारे नए नए आविष्कार, चमत्कार कर रहे हैं। और इसी का उदाहरण ये रहा कि हमें IIM कलकत्ता और टाटा सोशल एंटरप्राइज चैलेंज, टाटा फॉर प्रॉफिट सोशल वेंचर्स को सम्मान करता है। तो इंडिया के टॉप 50, 16,000 में से 50 स्टार्टअप्स को उन्होंने सम्मान किया। उसमें से मध्य प्रदेश के सिर्फ 2 ही थे और एजुकेशन में इंडिया से सिर्फ 2 ही थे, उनमें से हमको एक मिला। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो एजुकेशन की फील्ड है, ये कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि हमारे समाज की आधार है। और जब स्टूडेंट्स हैंड्स ऑन लर्निंग करता है, खुद से कुछ नए इनोवेशन करता है, तो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाता है तो हम नए रोजगार को सृजन करते हैं। और हम जब इंडिया को 10 ट्रिलियन इकोनॉमी, 15 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, तो वो सपना तभी साकार हो पाएगा जब हम बच्चों के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का वो जो एक बीज है उसको प्लावित करेंगे। और बहुत सारे नए नए एंटरप्रेन्योर्स जब खुद बनेंगे तो वो खुद के लिए तो काम करेंगे ही, वो समाज के लिए बड़ा काम करेंगे। और ये तो सच है कि जो स्टूडेंट्स का सपना होता है वही सपना फिर टीचर का भी बन जाता है। और अगर वो सपना पूरा हो रहा है तो शायद इससे बड़ी बात किसी के लिए, किसी भी गुरु के लिए नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पैनल का हिस्सा बनने के लिए।